मड़ी हुई माँ की अनोखी 3 साड़ी। चंदापुर गांव में बिंदिया नाम की एक लड़की रहती थी। बिंदिया जब 5 साल की थी तभी उसकी माँ का देहांत हो गया था और बिंदिया के पिता संजय ने उसकी देखरेख करने के लिए मालती नाम की औरत से दूसरी शादी कर ली थी। कुछ महीने बाद मालती ने भी एक बेटी को जन्म दिया जिसका नाम मोना रखा गया। समय ऐसे ही गुजरता रहा और समय के साथ साथ मालती और मोना बिंदिया के साथ बुरा व्यवहार करने लगी। वे लोग बिंदिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। शुरू में तो मालती बिंदिया के पिता के सामने बिंदिया को प्यार करने का दिखावा करती थी, लेकिन उसके पिता के कुछ समय पहले ही देहांत हो जाने के बाद वे लोग बिंदिया से घर में नौकरानियों की तरह काम करवाया करते थे। तभी एक दिन बिंदिया जब घर के बाहर झाड़ू मार रही थी तभी उसकी सौतेली माँ मालती वहाँ आती है और कहती है, अरे ओ मनहूस, आज क्या दिन भर बाहर झाड़ू लगाते हुए ही निकाल देगी? घर में और कोई काम नहीं है क्या? माँ, पर मैं तो सुबह से काम ही कर रही हूँ। देखिए ना, बाहर कितना गंदा है, इसलिए मैं बस जल्दी से झाड़ू मारकर आ ही रही हूँ। अरे वाह, आजकल तो तेरी जुबान बहुत चलने लगी है। तभी मालती की बेटी मोना वहाँ आती है और कहती है, अरे माँ, क्या हुआ? क्या इस मनहूस ने दोबारा से कुछ किया क्या, जो आप सुबह सुबह इतना गुस्सा हो रही हो? अरे यह मनहूस लड़की मुझसे जवान लड़ा रही है। पता नहीं इसकी माँ इसे क्या सिखा कर गई है। क्या इसकी माँ? इसकी माँ तो इसे कब का छोड़कर जा चुकी है, तो वो क्या ही सिखाएगी इसे। सही कहा बेटी तूने। अच्छा बेटी, तुम्हारी नींद तो सही से पूरी हुई ना? कहीं इस मनहूस लड़की की वजह से तुम्हारी नींद तो नहीं खराब हो गई? हाँ माँ, नींद तो पूरी हो गई, लेकिन क्या बेटी? अगर तेरी नींद पूरी नहीं हुई तो जाकर आराम से सो जा, ठीक है मेरी बच्ची? और अगर तुम्हारी नींद ठीक से पूरी नहीं होगी ना तो तुम्हारे आँखों के नीचे काले धब्बे आ जाएंगे, इसलिए जाकर अच्छे से नींद पूरी करो। ओफो माँ, अब इतना सो तो ली, अब कितना सोऊं? अब आप बस मेरे लिए कॉफी ले आइए, उसके बाद मेरी सारी थकान मिट जाएगी। ठीक है बेटी। अरे ओ मनहूस, सुना ना तूने मेरी बेटी क्या मांग रही है? इसलिए अब जल्दी जल्दी अपना ये काम खत्म कर और मेरी बेटी और मेरे लिए एक अच्छी सी कॉफी बनाकर ले आ। अब जल्दी कर, मुँह क्या देख रही है मेरा? बिंदिया जल्दी से झाड़ू मारकर अंदर चली जाती है और उन दोनों के लिए कॉफी बनाकर ले आती है। यह लीजिए माँ, कॉफी। तभी दोनों माँ बेटी कॉफी लेकर पीने लगती है। अरे क्या हुआ? तू यहाँ क्यों खड़ी है? घर में और कोई काम नहीं है क्या? नहीं माँ, मैंने घर का सारा काम कर लिया है। अच्छा, तो अब जा और जाकर हमारे लिए गर्मा गर्म खाना बना कर ले आ। माँ, मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया है, मुझे भी बहुत भूख लग रही है। अरे एक काम करती नहीं है, लेकिन तुझे भूख पहले लग जाती है। चल जा, अभी पहले हमारे लिए खाना बना कर ला, उसके बाद जो बच जाएगा ना वो तू खा लियो। चल अब जा यहाँ से। बिंदिया रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और अपनी माँ की तस्वीर के पास जाकर कहती है, माँ, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? तुम्हें पता है तुम्हारे जाने के बाद मेरी जिंदगी में कोई भी खुशी का पल नहीं आया है। माँ, ये लोग मुझ पर बहुत अत्याचार करते हैं, मुझसे अब ये सब और नहीं सहा जाता। माँ, मैं क्या करूँ, बताओ ना माँ। बिंदिया रोते रोते वहीं सो जाती है। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। तभी एक दिन बिंदिया अपनी बहन मोना के कमरे में चाय लेकर जाती है। मोना, कहाँ हो तुम? ये लो चाय पी लो। तभी बिंदिया उसके टेबल पर चाय रख देती है और तभी बिंदिया की नजर मोना के ड्रेसिंग टेबल पर पड़ती है, जहाँ मोना के कई सारे मेकअप के सामान रखे हुए थे। अरे वाह, यहाँ पर तो कितने सुंदर सुंदर मेकअप के सामान हैं। काश मेरे पास भी यह सारा सामान होता। और ये वाली लिपस्टिक, ये कितनी सुंदर लग रही है। तभी बिंदिया वो लिपस्टिक उठाकर थोड़ा सा अपने होठों पर लगा लेती है। तभी वहाँ मोना आ जाती है। अरे तू मेरे कमरे में क्या कर रही है? और तू मेरे मेकअप के सामान के साथ क्या कर रही है? सच सच बता, तू क्या कर रही थी यहाँ? अरे माँ, इधर आओ और देखो, इस मनहूस लड़की ने मेरे मेकअप का सारा सामान खराब कर दिया है और तूने किससे पूछकर इसको यूज किया है? नहीं नहीं मोना, मैंने तुम्हारा कोई भी मेकअप का सामान खराब नहीं किया।
मैं तो बस दूर से ही इसे देख रही थी। अच्छा, तू बस देख रही थी तो तेरे होठ पर मेरा ये लिपस्टिक कहाँ से आया बता? तभी पीछे से मालती आ जाती है। अरे, फैशन मारने का ज्यादा ही शौक चढ़ रहा है तुझे। इतना फैशन करके कहाँ जाएगी? अरे रहने दो माँ, शायद इसकी माँ ने इसे यही सिखाया है। हाँ हाँ, सही कह रही है बेटी। चल अब तू जा यहाँ से। बिंदिया रोते हुए वहाँ से चली जाती है। इसी तरह से रोते हुए बिंदिया के दिन गुजरने लगते हैं। उसकी सौतेली बहन और उसकी सौतेली माँ उसे ऐसे ही हर रोज परेशान किया करती थी। एक दिन मालती मोना को तैयार कर रही होती है। अरे ओ बिंदिया, जल्दी इधर आ। जी माँ। सुन, आज मेरी बेटी को लड़के वाले देखने आ रहे हैं, तो उनके स्वागत में कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। उनके लिए अच्छा सा नाश्ता बनाकर तैयार रखना। और सुन, तू उन लोगों के सामने बन ठन कर मत आ जाना। तेरे कमरे में तेरी मरी हुई माँ की एक संदूक पड़ा हुआ है, तो तू उसी संदूक में से कोई फटी पुरानी सी साड़ी पहन लेना, समझी? चल अब जा यहाँ से। अरे माँ, ये लड़के वाले कब तक आएंगे? मैं कब से तैयार होकर बैठी हूँ। अरे बेटी, वो लोग आते ही होंगे। और तू अभी तक यहीं खड़ी है? अब जा जल्दी से तैयारी कर। थोड़ी देर बाद लड़के वाले आ जाते हैं। बेटी, लगता है वो लोग आ गए, अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। उसके बाद मालती बाहर जाकर लड़के वाले का स्वागत करती है। कुछ देर बातचीत करने के बाद लड़के की माँ बोलती है, अरे बहन जी, बातें तो होती रहेंगी, लेकिन जरा अपनी बेटी को भी बाहर बुलाइए। अरे हाँ हाँ, अभी बुलाती हूँ। अरे मोना बेटा, जल्दी से बाहर आओ। तभी मोना वहाँ आ जाती है और उन सबके साथ वहीं पर बैठ जाती है। इधर बिंदिया अपनी माँ का संदूक खोलती है। अरे, इसमें तो सारी मेरी माँ की है। चलो इसमें से एक साड़ी मैं पहन कर देखती हूँ। बिंदिया जैसे ही उसमें से एक साड़ी पहनती है तो उस साड़ी में से एक रोशनी निकलती है और बिंदिया एक बहुत ही खूबसूरत दुल्हन के रूप में तैयार हो जाती है। अरे, यह क्या हुआ? मैं अचानक से इतनी सुंदर कैसे दिखने लगी? तभी मालती बिंदिया को आवाज लगाती है, अरे बिंदिया, कहाँ हो? जल्दी से चाय लेकर आओ। अरे अब मैं क्या करूँ? मैं ऐसे बाहर कैसे जाऊँ? चलो छोड़ो, मैं ऐसे ही चली जाती हूँ। अगर देर हो गई तो माँ गुस्सा हो जाएगी। तभी बिंदिया उसी साड़ी में चाय लेकर बाहर लड़के वाले के सामने चली जाती है। ये लीजिए आप लोगों के लिए चाय। बिंदिया बहुत ही सुंदर लग रही थी और सबकी नजर बिंदिया पर ही थी। तभी मालती बोलती है, अरे अब तू यहाँ क्यों खड़ी है? चल जा यहाँ से। अरे बहन जी, आपने मुझे बताया नहीं कि आपकी एक और बेटी है, वो भी इतनी सुंदर। अरे ऐसी कोई बात नहीं है बहन जी। अरे बेटी, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम बिंदिया है। अरे वाह, कितना प्यारा नाम है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। अच्छा, अब हो गया ना तेरा? चल अब जा यहाँ से। अरे कोई बात नहीं बहन जी, बिंदिया बेटी को भी यहीं बैठे रहने दीजिए। और बेटी, तुमने बहुत ही अच्छी चाय बनाई है। वाह, मजा आ गया। सच में माँ, इतनी अच्छी चाय मैंने कभी नहीं पी और अब तो मैं बिंदिया से ही शादी करूँगा। अरे आप ऐसा कैसे कह सकते हो? आप तो यहाँ मुझे देखने आए थे ना? अरे हाँ बहन जी, ये कैसी बात हुई? देखिए बहन जी, मेरे बेटे को आपकी बेटी बिंदिया पसंद आई है, इसलिए इसमें अब मैं कुछ नहीं कर सकती। इसलिए अब मेरे बेटे की शादी आपकी बेटी बिंदिया से ही होगी और हमें कुछ नहीं चाहिए, इसलिए हम अगले ही महीने इन दोनों की शादी करवा देंगे। इतना कहकर लड़के वाले वहाँ से चले जाते हैं। तभी उनके जाते ही मालती और मोना बिंदिया पर अत्याचार करने लगती है। अरे मनहूस लड़की, जल्दी बता, तूने ये सब कैसे किया? तू इतनी जल्दी इतनी सुंदर कैसे हो गई? अब जल्दी बता, वरना मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। सुनाई नहीं दे रहा तुझे? जल्दी बता, मेरी माँ क्या पूछ रही है, जवाब दे। माँ, मुझे कुछ नहीं पता, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने तो बस अपनी माँ की पुरानी साड़ी पहनी थी और उसे पहनते ही ये सब हो गया। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। अच्छा, तो ऐसी बात है तो तू अपनी माँ की पुरानी साड़ी मुझे भी दे, मैं भी इसे पहनकर सुंदर बनना चाहती हूँ। दे। हाँ, और एक साड़ी मुझे भी दे, मैं भी सुंदर दिखना चाहती हूँ। तभी बिंदिया अपनी मरी हुई माँ की संदूक में से साड़ी निकालकर उन दोनों माँ बेटी को भी साड़ी दे देती है। जैसे ही मालती और मोना उन साड़ी को पहनती है,
दोनों माँ बेटी एकदम बदसूरत हो जाती है। अरे माँ, आप इतनी बदसूरत कैसी लग रही हो? अरे बेटी, तू भी एकदम बदसूरत लग रही है। ये हमारे साथ क्या हो गया? इस साड़ी को पहनते ही हम दोनों इतने बदसूरत क्यों लग रहे हैं? हम तो इस साड़ी को पहनकर सुंदर बनना चाहते थे, लेकिन ये क्या हो गया? तभी वहाँ पर बिंदिया की माँ की आत्मा प्रकट हो जाती है और कहती है मालती, क्योंकि यह कोई मामूली साड़ी नहीं बल्कि जादुई साड़ी है, और यह साड़ी पहनने से जिसके मन में जो होता है वही उसके चेहरे पर भी दिखाई देने लगता है। बिंदिया बेटी, तुम्हारा मन पानी की तरह साफ है, इसलिए इसे पहनते ही तुम्हारे मन की सुंदरता तुम्हारे चेहरे पर दिखाई देने लगी। लेकिन इन दोनों माँ बेटी का मन तो एकदम कोयले की तरह काला है, इसलिए इनकी यह हालत हुई है। इसलिए अब इन्हें जिंदगी भर ऐसे ही रहना होगा। इतना कहकर बिंदिया की माँ की आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है और मालती और मोना को उनके कर्मों की सजा मिल जाती है। और कुछ ही दिनों में बिंदिया की शादी उसी लड़के से बहुत ही धूमधाम से हो जाती है और वे लोग खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। गरीब बहनों का जादुई 2 लहंगा। सुनैना का भाई विनोद ऑटो ड्राइवर था। विनोद के घर में बूढ़ी माँ के अलावा उसकी 2 बहन सुनैना और तारा थी। घर की सारी जिम्मेदारी और दोनों बहनों की शादी, इन सब का जिम्मा अकेले विनोद के ऊपर ही था। वह घर चलाने के लिए दिन रात मेहनत करता था। सुनैना, पानी गर्म हो गया है, जल्दी से बाल्टी में डाल दो, मुझे देर हो रही है। मुझे रेलवे स्टेशन जाना है, जल्दी जाऊंगा तभी ज्यादा सवारी मिलेगी। पानी तो कब का गर्म हो गया है भैया, पर क्या जरूरत है इतनी सर्दी में इतनी सुबह सुबह स्टेशन जाने की? अरे सवारी तो दिन में भी मिल ही जाएगी। अरे पगली, ये सब तो मैं तुम लोगों के लिए ही कर रहा हूँ। अगर 2 पैसे ज्यादा कमाऊंगा तभी तो तुम दोनों बहनों को अच्छी से डोली में विदा कर पाऊंगा। भैया, कितनी बार कहा है, मुझे अभी शादी वादी नहीं करनी है। हाँ भैया, दीदी सही कह रही है, अभी तो हमारी खेलने कूदने की उम्र है और आप चाहते हो कि हम अभी से पढ़ाई घर चले जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। हम दोनों बहन आपको इतनी जल्दी छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले हैं। अच्छा बाबा, ठीक है, मेरा खाना बांध दो, मुझे अब देर हो रही है, मैं चलता हूँ। भैया, आते वक्त माँ की दवाई ले आना। ठीक है। इतना बोलकर विनोद घर से रेलवे स्टेशन के लिए निकल जाता है। बाहर मौसम बहुत ही ठंडा था। विनोद तेजी से ऑटो चला रहा था। कोहरे की वजह से सामने कुछ ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा था। तभी अचानक सामने से एक तेज रफ्तार से ट्रक आ जाता है और विनोद की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। उस एक्सीडेंट में विनोद दूर जा गिरता है, लेकिन उसका ऑटो पूरी तरह से चकनाचूर हो जाता है। आसपास के लोग विनोद को उठाकर पास के सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट करा देते हैं। विनोद के पैर और सिर में काफी चोटें आती है। देखिए, एक्सीडेंट की वजह से पेशेंट की हालत बहुत ज्यादा गंभीर है। रिकवरी होने में 2-3 महीने या उससे ज्यादा भी वक्त लग सकता है। और हाँ, अब आपका भाई अब कभी चल नहीं सकता। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हे भगवान, अब क्या होगा? भैया, ये सब क्या हो गया भैया? अब माँ का इलाज कैसे होगा? अब हमारा ख्याल कौन रखेगा? भगवान गरीब लोगों के साथ ही ऐसा क्यों करते हैं? मुझे माफ कर दे बहन, मैं तुम लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाया, पर तू फिक्र मत कर, मैं जैसे ही ठीक हो जाऊंगा फिर मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। अरे ये मेरा पैर हिल क्यों नहीं रहा? अपने भाई के मुंह से ये सुनकर दोनों बहनें रोने लगती है। नर्स व्हील चेयर लाके विनोद को उस पर बैठा देती है। ये सब क्या है? मैं इस पर नहीं बैठ सकता, मेरा पैर ठीक है। बहन, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? मैं ठीक हूँ और मेरा पैर भी ठीक है। हाँ भैया, आपका पैर बिल्कुल ठीक है, लेकिन डॉक्टर का कहना है कि जब तक आपका जख्म ठीक नहीं हो जाता तब तक आपको इसी के सहारे चलना पड़ेगा। अब चलो भैया। सुनैना जी, ये कुछ दवाइयाँ हैं, ये अभी हमारे अस्पताल में उपलब्ध नहीं है, तो इसे आपको बाहर से मार्केट से लेनी पड़ेगी। ठीक है डॉक्टर साहब। सभी हॉस्पिटल से घर आ जाते हैं। एक ही पल में हंसता खेलता परिवार पूरी तरह से मायूस और दुखों से घिर जाता है।
कुछ दिनों तक तो किसी तरह से सुनैना अपने भाई के बचाए हुए पैसों से घर चलाती है। दीदी, घर में राशन बिल्कुल भी नहीं है, क्या बनाऊं? तारा, ऐसे हाथ पर हाथ रखकर बैठने से कुछ नहीं होने वाला है। अब हमें ही कुछ करना होगा। भैया ने अभी तक हम सबके लिए बहुत कुछ किया है, अब हमारी बारी है। पर दीदी, हम कर भी क्या सकते हैं? भला हमें कौन काम देगा? तारा, तुझे याद है पिछले साल ही मैं सुजाता काकी से लहंगा बनाना सीखी थी, और जब मैंने पहली बार तेरे लिए लहंगा सिला था तो सबने उस लहंगे की कितनी तारीफ की थी। हाँ, याद तो है, लेकिन ये सब तो मुझे इस वक्त क्यों बता रही है? अरे मोटी बुद्धि, सोच, जब तेरा लहंगा सबको इतना पसंद आया था, अगर मैं गांव वालों के लिए लहंगा सिलूं तो? अरे हाँ दीदी, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है, पहले मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? दीदी, अब बस आप लहंगा सिलने की तैयारी करो, कस्टमर की फिक्र मत करो, मैं अभी अपनी सारी सहेलियों को बोलकर आती हूँ। तारा भागी भागी पूरे गांव में घर घर जाकर सभी को बहुत ही कम दामों में लहंगा सिलवाने को बोल आती है। इधर सुनैना अपना पुराना सिलाई मशीन को अच्छे से साफ करके एक छोटा सा दुकान खोलती है। सुनैना के हाथों में वाकई जादू था, वो जो भी लहंगा सिलती वाकई कमाल का होता था, और वो सिलाई के पैसे भी बहुत ही कम लेती थी, जिस वजह से गांव के सारे लोग सुनैना से ही लहंगा सिलवाने लगते हैं। अरे सुनैना, ये मेरा सूट है, मुझे परसों इसी को पहनकर शादी में जाना है, टाइम से सिल देना। ठीक है जूली, तू फिक्र मत कर, मैं तुझे समय से सूट सिलकर दे दूंगी। सुनैना बेटा, मैं पड़ोस के गांव से आई हूँ, सुना है तुम बहुत ही अच्छा लहंगा सिलती हो। ये लो, ये मेरा 5 जोड़ी लहंगा है, 2 दिन बाद सिल देना। ठीक है काकी, सिल दूंगी। ऐसे कैसे सिल दोगी? काकी, हम लोग भी इंसान हैं, कोई मशीन नहीं, लहंगा सिलने में वक्त लगता है, पहले से इतनी सारी बुकिंग है, आपको आपका लहंगा 10 दिन के बाद मिलेगा, अगर मंजूर है तो देकर जाओ। ठीक है, 10 दिन बाद ही दे देना, मुझे कौन सी जल्दी है। ये हुई ना बात, चलो अब एडवांस निकालो। एडवांस? जी हाँ, एडवांस। देखो काकी, हमारा इस पूरे गांव में सबसे स्पेशल बुटीक है, और हम बाकी के सभी बुटीक वाले से रेट भी आधा लेते हैं, तो एडवांस तो आपको जमा करानी ही होगी। ठीक है, ये लो। अरे तारा, क्या जरूरत है पहले पैसे लेने की, बाद में भी तो पैसे मिल ही जाते ना। दीदी, ये बिजनेस है, आप नहीं समझोगी, जो लोग बाद में पैसे दे सकते हैं उसे पहले पैसे देने में क्या दिक्कत हो सकती है? अगर लहंगा सिलने के बाद उसने पैसे नहीं दिए फिर? मैं ऐसे आपको फ्री में किसी का काम करने नहीं दूंगी। अब बहुत काम हुआ, अब घर चलो, भैया और माँ की दवाई भी लेनी है। ठीक है, चलो। इतना बोलकर दोनों बहन दुकान बंद करके वहाँ से चली जाती है। वही पास ही संजना नाम की भी एक बुटीक वाली थी, उसका बहुत बड़ा बुटीक था, लेकिन जब से सुनैना ने अपना सिलाई का काम स्टार्ट किया तब से संजना का काम नहीं चल रहा था, जिस वजह से संजना सुनैना और तारा से बहुत ही जलने लगती है। मैं ऐसा क्या करूं जिससे ये दोनों बहन यहाँ से अपना दुकान बंद कर कहीं और चली जाए। इन दोनों की वजह से मैंने भी अपना सिलाई का रेट कम कर दिया है, फिर भी न जाने क्यों लोग इसी से कपड़े सिला रहे हैं। एक दिन संजना की दुकान में एक बहुत ही गरीब लड़की आती है। मैम, अगले महीने मेरी शादी है और मेरे पास एक भी कपड़े नहीं है, कृपया करके आप मेरा ये लहंगा सिल दीजिए, आपकी बहुत मेहरबानी होगी, मैं बाद में आपको आपके लहंगे के पैसे दे जाऊंगी, प्लीज मैडम, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। क्या? मैंने इतना बड़ा बुटीक तुम जैसे भूखे नंगे लोगों की सेवा करने के लिए खोल कर रखा है, जब पैसे हो जाए तब आना, अब चलो निकलो यहाँ से, भिखारी कहीं की। इतना बोलकर संजना उस लड़की का लहंगा लेकर रोड पर फेंक देती है। तभी तारा संजना को ये सब करते हुए देख लेती है। वह उस लड़की के पास जाती है। बहन लाओ, ये लहंगा मेरी बहन तुम्हें सिलकर दे देगी, तुम फिक्र मत करो, मेरी बहन बहुत ही अच्छा लहंगा बनाती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। यह देखकर संजना और भी ज्यादा जल भुन जाती है। जरा अकड़ तो देखो इस लड़की की, मैंने भी इन दोनों बहनों को रोड पर भीख मांगने की हालत में न लेकर आ गई तो मेरा नाम भी संजना नहीं। इधर सुनैना और तारा शाम को दुकान बंद करके घर जाने लगती है। दीदी, आज तो बहुत ही अच्छी कमाई हो गई, आज पूरे 50 लहंगों के ऑर्डर मिले हैं। हाँ छोटी, अगर ऐसा ही काम चलता रहा
फिर जल्दी ही हम माँ और भैया का बड़े हॉस्पिटल में इलाज करवाएंगे और देखना जल्दी ही सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दोनों बहन खुशी खुशी घर चली जाती है। इधर रात होते ही संजना चुपके से सुनैना की दुकान में आग लगा देती है। अब देखती हूँ ये दोनों बहन हवा में कैसे उड़ती है। अगले दिन जब दोनों बहन दुकान आती है तो दुकान की हालत देखकर दोनों बहनों के पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है। दीदी ये सब क्या हो गया? दीदी दीदी हमारी दुकान कैसे जल गई? अब हम कस्टमर के लहंगे कहाँ से वापस देंगे? दीदी दीदी ये सब अचानक कैसे हो गया? हे भगवान ये तूने क्या किया? अब हमारा क्या होगा? आखिर हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्यों किसी को हमारी छोटी सी भी खुशी नहीं देखी जाती? एक ही पल में हमारी सारी खुशियों को किसकी नजर लग गई? दीदी ये सब अपने आप नहीं हो सकता, जरूर ये सब किसी ने जानबूझकर किया है। कल तक तो सब कुछ ठीक था, रात भर में ये अपने आप नहीं हो सकता। दीदी अब मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो। तारा सुनैना को लेकर पुलिस स्टेशन जाती है। तभी रास्ते में वो देखती है एक बूढ़ी औरत लड़खड़ाते हुए रोड पर चल रही थी। तभी सामने से एक तेजी से गाड़ी उस औरत की तरफ आ रही थी। सुनैना दौड़कर उस बूढ़ी औरत को साइड करती है। संभाल के अम्मा, अब ठीक तो है ना? अभी आपके साथ बहुत बड़ा हादसा हो जाता, आपका ध्यान कहाँ है? बेटी मुझे अब ठीक से दिखाई नहीं देता, इसलिए शायद मुझे कुछ पता नहीं चला। अम्मा आपका घर कहाँ है और आप कहाँ जा रही हो? हमें बताइए, हम आपको आपके घर छोड़ देते हैं। बेटा वैसे तो ये पूरा संसार ही मेरा घर है और सच कहूँ तो मेरा अपना कोई घर नहीं है। मैं एक जादूगरनी हूँ, लेकिन अब उम्र हो गई है तो सब कुछ त्याग कर बैकुंठ धाम जाने के लिए निकली हूँ। तुम दोनों बहन मुझे बहुत ही नेक दिल और दयालु लगती हो। बेटा ये लो, ये दो जादुई लहंगे हैं। इस लहंगे से तुम जो भी कुछ मांगोगी वो सब तुम्हें मिल जाएगा। अब जाओ, हमेशा खुश रहना बेटी। अम्मा हम आपको ऐसे अकेले नहीं जाने दे सकते, आप फिर से किसी गाड़ी के सामने आ गई तो? तारा तुम अम्मा को छोड़कर आ जाओ। तारा अम्मा को बैकुंठ धाम छोड़ आती है। इधर सुनैना पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज करा देती है। सीसीटीवी फुटेज से पुलिस को संजना की सच्चाई पता चल जाती है और संजना को दुकान जलाने के जुर्म में 7 साल की सजा होती है और दोनों बहन उस जादुई लहंगे को लेकर खुशी खुशी घर चली जाती है। हे जादुई लहंगा मेरे भैया को ठीक कर दो। सुनैना के इतना बोलते ही उसका भाई पूरी तरह से ठीक हो जाता है। हे जादुई लहंगा मेरी माँ को भी अच्छा कर दो। उसके बाद उसकी माँ भी बिल्कुल सही हो जाती है और फिर दोनों बहन जादुई लहंगे से बोलकर अपने लिए नया घर मांगती है और एक अच्छी सी बुटीक खोलकर खुशी खुशी जादुई लहंगों के साथ रहने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ ऐसे ही फिर किसी नई मजेदार जादुई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।